धार्मिक कट्टरता की चौतरफा आंधी के बीच ईरान से ठंडी हवा का झोंका आया है। वहां उदारवादी मसूद पशकियान राष्ट्रपति बने हैं। क्या इस जीत से ईरान में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? साथ ही फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के जुल्म के खिलाफ जंग में ईरान उतनी ही मुस्तैदी से खड़ा दिखेगा या अमेरिकी रियायत के हिमायती मसूद पशकियान के आने से कहानी बदलेगी? भारत के साथ ईरान के रणनीतिक और दोस्ताना रिश्तों का क्या होगा? वो आगे भी जारी रहेंगे या कुछ उलट-पुलट देखने को मिलेगा? चीन, रूस और ईरानी तिकड़ी भी आगे अमेरिकी वर्चस्व को तोड़ने में लगी रहेगी या बिखर जाएगी? शिया इस्लामी गणतंत्र ईरान के सुप्रीम पावर खमनेई क्या नए राष्ट्रपति को उदारवाद की बयार फैलाने में कितनी हद तक आगे जाने देंगे? बहुत सारे सवाल हैं इस जीत के साथ, करेंगे सबकी पड़ताल। अगले 15 मिनट कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल। ईरान में मसूद पशकियान राष्ट्रपति बन गए हैं। मसूद पशकियान हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद हुए ताजा चुनाव में कट्टर धार्मिक नेता सईद जलीली को 30 लाख वोटों से हराकर जीते हैं। मसूद पशकियान उदारवादी माने जाते हैं। हिजाब आंदोलन के समय जब ईरान की औरतें और लड़कियां महसा अमीनी की मोरल पुलिसिंग के जरिए हुई हत्या के बाद सड़क पर थीं, तब मसूद पशकियान ने सरकार से अलग हटकर स्टैंड लिया था और हिजाब और मोरल पुलिसिंग का विरोध किया था। इसके अलावा उनका कहना था कि धार्मिक रीति रिवाज को अपनाने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मसूद पशकियान अपने खुले विचारों की वजह से ईरानी युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। सवाल यह है कि मसूद पशकियान इतने आधुनिक या खुली सोच के हैं कि ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी के साथ आई इस्लामी क्रांति के बाद औरतों पर लगी बंदिशें खत्म हो जाएगी? क्या वो दौर फिर से आ जाएगा जब ईरान एक आधुनिक देश हुआ करता था और किसी को भी कुछ भी पहनने, ओढ़ने और कुछ भी मानने की आजादी थी? साथ ही ये भी कि क्या फिलिस्तीन को लेकर ईरान का जो स्टैंड अभी तक रहा है वो बदलेगा? क्या उसमें कोई और बदलाव आएगा? लेबनान के हिजबुल्ला और यमन के हूती के जरिए इजराइल के खिलाफ जंग में पीछे से शामिल ईरान आगे भी शामिल रहेगा? अमेरिका के साथ जारी 36 का आंकड़ा क्या 63 में बदलेगा? क्या अमेरिकी नेतृत्व में पश्चिम के देशों का ईरान बायकॉट में नरमी आएगी और अरब देशों से ठंडे पड़े रिश्ते क्या बदलेंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो सामने खड़े दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात तो ये जान लें कि ईरान में राष्ट्रपति सुप्रीम पावर नहीं होता। उसकी शक्तियां वैसी नहीं हैं जैसी भारत में प्रधानमंत्री की या अमेरिका में राष्ट्रपति की होती है। 1979 में हुई इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के शाह रजा शाह पहलवी को देश निकाला देकर शिया धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने इस्लामी गणतंत्र की स्थापना की। इस लोकतांत्रिक सिस्टम में खुमैनी सुप्रीम पावर बने और उनके नीचे संसद, जिसे ईरान में मजलिस कहते हैं, और राष्ट्रपति के जरिए संसदीय तंत्र काम करता है। गौर करने वाली बात है कि सर्वोच्च नेता के नेतृत्व में गार्जियन काउंसिल पूरे इस्लामिक लोकतांत्रिक सिस्टम को कंट्रोल करती है और इस गार्जियन काउंसिल में कुछ 12 सदस्य होते हैं, जिसमें से 6 धार्मिक नेता हैं जिन्हें आयतुल्लाह खुमैनी यानी सर्वोच्च नेता खुद चुनते हैं। इसके अलावा 6 न्यायविद जिन्हें मजलिस यानी संसद के जरिए न्यायिक प्रणाली के प्रमुख नामित न्यायविदों से चुना जाता है और उन्हें भी सर्वोच्च नेता ही नियुक्त करते हैं। इस तरह देखें तो देखने में भले ही ईरान का राजनीतिक सिस्टम लोकतांत्रिक लगे, लेकिन सर्वोच्च धार्मिक नेता और उसके जरिए नियुक्त गार्जियन काउंसिल ही देश को चलाता है। मजेदार बात यह है कि इन लोगों को जनता नहीं चुनती। जनता किसे चुने इसका भी अधिकार गार्जियन काउंसिल के पास होता है। राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट पहले इसी काउंसिल और सर्वोच्च नेता के पास जाती है और ये उसको अप्रूव करते हैं। जो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको जिसे पास करते हैं, वही लोग इलेक्शन लड़ते हैं। ऐसे में उदारवादी मसूद पशकियान ईरान में कितना खुलापन या बदलाव ला पाएंगे, इस पर सवालिया निशान लगता है।
कुछ छोटे मोटे बदलाव नजर आएंगे जिसको लेकर जनता में गहरा असंतोष था, जैसे मोरल पुलिसिंग का आतंक, यानी ऐसी पुलिस जो धार्मिक कर्मकांड और रीति रिवाजों पर नजर रखती है कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या करेगा। इस पे लड़कियों और औरतों पर हिजाब की पाबंदी को लेकर हुआ आंदोलन, जिसमें सैकड़ों औरतों और लड़कियों ने जान गंवाई, क्या उसमें राहत मिलेगी? मसूद पशकियान ने पहले भी मोरल पुलिसिंग और पहनने ओढ़े की पाबंदी का मुखर विरोध किया है, जिसकी वजह से वो युवाओं में खूब लोकप्रिय रहे। तो इसमें ढील मिलेगी, ये तो तय है। दूसरा, परमाणु हथियारों को लेकर ईरान पर लगाई गई पश्चिम देशों की, खास करके अमेरिका की आर्थिक नाकेबंदी से निकलने का रास्ता बातचीत के टेबल के जरिए निकालने की कोशिश फिर से होगी, क्योंकि मसूद पशकियान इसके हिमायती रहे हैं और तमाम गरीब और विकासशील देशों की तरह ईरान की जनता की भी अपनी वही बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई के साथ थोड़ी सी व्यक्तिगत आजादी। मसूद पशकियान अगर ये दे सके तो ईरानियों के लिए चमत्कारी पुरुष साबित होंगे, और नहीं तो फिर अगले चुनाव में बदलाव होना फिर से तय। ईरान की बाकी विदेश नीति पहले की तरह ही रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर उसका स्टैंड इस सत्ता परिवर्तन से नहीं बदलने वाला। इसके साथ ईरान का लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूथी और गाजा पट्टी में हमास को मोरल और पर्दे के पीछे से आर्थिक और हथियारों का सपोर्ट जारी रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आर्थिक नीतियां होती हैं, जो विदेश नीति होती है, वो सुप्रीम पावर से ही तय होती है। संसद सिर्फ एक दिखावटी मुखौटा है, साथ ही समस्याओं को, छोटी मोटी समस्याओं को डिसॉल्व करने का एक तरीका है। यह देखना जरूर दिलचस्प होगा कि सऊदी अरब समेत बाकी के खाड़ी देश से ईरान के रिश्तों में गर्माहट बढ़ती है या तनातनी जारी रहेगी। वैसे उम्मीद कम है, क्योंकि यमन में सऊदी अरब के अपने हित है जो वहां की सुन्नी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके खिलाफ शिया मिलिशिया हूथी ने जंग छेड़ रखी है, जो फिलहाल फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा खुला समर्थक है। दिलचस्प बात यह है कि कट्टर इस्लामिक देश ईरान के भारत में हिंदुत्व का परचम लहराने वाली वर्तमान सरकार से अच्छे संबंध है। भारत ने ईरान में तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ईरान का चाबहार बंदरगाह के शाहिदी बेसेटी पोर्ट में तकरीबन $500 मिलियन इन्वेस्ट कर रखा है। इससे भारत की अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के जमीनी मार्ग की मजबूरी खत्म हो जाएगी। साथ ही रूस के सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए यूरोप का रास्ता खुल जाएगा। ये बहुत बड़ी रणनीतिक पहल है जो इस कट्टर इस्लामिक देश ईरान के जरिए हिंदुस्तान को हासिल होगी। इसके अलावा तेल की सप्लाई भी आसान होगी। मसूद पशकियान के राष्ट्रपति बनने से भारत ईरान के रिश्ते पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, और उम्मीद यही है कि और ही मजबूत होंगे। जियोपॉलिटिक्स यानी विश्व की राजनीति की कहानी भी दिलचस्प है। एक तरफ हिंदुस्तान है जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज बोकर सत्ता के फसल काटने वाले एक ऐसे देश के साथ रणनीतिक साझेदारी और व्यापारिक रिश्ते बनाते हैं जिनकी बुनियाद इस्लामिक आस्था पर रखी गई है, जहां की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर एक पावरफुल मुसलमान धार्मिक गुरु बैठा हुआ है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के सत्ता हासिल करने के जायज नाजायज तरीके से कोई एतराज नहीं है। ऐसी ही कहानी इस्लाम के केंद्र मक्का की कुंजी रखने वाले आले सऊद खानदान के सऊदी अरब की भी है। उन्हें भी हमारे देश के फासिस्ट निजाम से बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भले ही वो भी मुसलमान हो, लेकिन तानाशाही निजाम में ही उनका भी तख्त महफूज है। खैर, लौटते हैं ठोस दुनियावी हकीकत की जमीन पर और बात करते हैं 1954 में पैदा हुए मसूद पशकियान की, जो पेशे से दिल के डॉक्टर हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ईरान का स्वास्थ्य मंत्रालय संभालते थे। 1980 में 8 साल चले ईरान इराक युद्ध में सेना की मेडिकल यूनिट में शामिल रहे। बाद में कार्डियक सर्जन बने, यानी दिल के डॉक्टर। और 1994 में कार एक्सीडेंट के दौरान उनकी पत्नी और एक बेटे की मौत हो गई। 4 बीवियों के लिए बदनाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले मसूद पशकियान ने दोबारा शादी नहीं की। अब बीवी की मौत के बाद उन्होंने बच्चों की परवरिश अकेले की। अपने ट्विटर बायो में उन्होंने खुद को एक पति, पिता और दादा बताया, यानी कंप्लीट फैमिली मैन की छवि। पत्नी के जाने के 3 साल बाद मसूद पशकियान राजनीति में आए।
तब के राष्ट्रपति मोहम्मद खतामी की कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर बने। खतामी भी उदारवादी नेता थे। उन्होंने विवादास्पद हिंदुस्तानी लेखक सलमान रुश्दी के ऊपर मौत का फतवा हटा दिया था, जिसे बाद में सर्वोच्च लीडर खमनेई ने फिर से लागू कर दिया। खतामी का प्रभाव मसूद पशकियान पर भी खूब पड़ा और आज भी वो असर साफ दिखाई देता है। मिला जुलाकर देखेंगे तो पश्चिम की दुनिया की लगाई आर्थिक पाबंदियों और कठोर इस्लामिक कानून के नाम पर होती जातियों से ईरान की जनता के बीच गहरा असंतोष था। ऐसे में मसूद पशकियान जैसे उदारवादी का राष्ट्रपति बनना जून की तपती दोपहरी में बारिश की फुहार की तरह है। यह तय है कि छोटे मोटे बदलाव दुनिया से ईरान के रिश्ते में दिखेंगे। उम्मीद यह भी है कि ठंडे बस्ते में पड़े परमाणु संधि पर बातचीत फिर शुरू होगी। अगर बात आगे बढ़ी तो आर्थिक नाकेबंदी में भी ढील मिलेगी। वहीं ये देखना होगा कि रूस, चीन, ईरान गठजोड़ और कितना मजबूत होता है, क्योंकि अमेरिकी वर्चस्व तोड़ो मुहिम के इस त्रिकोण में हमारा पड़ोसी यानी पाकिस्तान भी एक छोटा सदस्य है और हम यानी इंडिया दोनों खेमे की सरफटौल में कैसे अपना सर बचाते हैं और ईरान को कैसे साधे रहते हैं, ये भी एक मुश्किल टास्क है। वहीं पश्चिम की राजनीति की देखें तो जनता बदलाव के मूड में है। ब्रिटेन की सत्ता से ऋषि सुनक जा चुके हैं, उनकी जगह लेबर पार्टी के कियर स्टारमर आ चुके हैं। अमेरिका में भी बाइडेन के सितारे गर्दिश में हैं, उनकी लोकप्रियता ऑल टाइम लो है और फिर से डोनाल्ड ट्रंप की धनक सुनाई देने लगी है। अमीर और विकसित देश ब्रिटेन में वही मुद्दे सुनाई दिए जो हमारे देश में आम है। महंगाई, ऊंचे टैक्स, स्वास्थ्य, महंगी चिकित्सा और इन मुद्दों ने सुनक की कुर्सी छीन ली। साथ ही अमेरिकी बाइडेन की इजराइल परस्त नीति से नाराज हैं। ऐसे में ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने से पहले ये देश 1000 बार फिर से सोचेंगे। और एक अच्छी खबर और है कि 6% मुस्लिम आबादी वाले देश ब्रिटेन से 22 मुसलमान जीतकर संसद पहुंचे। है ना हैरानी वाली बात। ईरान में उदारवादी राष्ट्रपति की भी जीत हुई है। इसके साथ इसको जोड़ें तो साफ नजर आएगा कि दुनिया थोड़ी ही से ही लेकिन बदल रही है। और देखना यह है कि क्या इस सावन की फुहारों का कुछ असर अपने देश पर भी होगा। आशावादी लोग अभी संसद में गूंजती राहुल गांधी, अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा के रूप में विपक्ष की दमदार आवाज को इससे जोड़कर देख सकते हैं। रही बात ईरान की तो उसे अभी बहुत सारी बेड़ियां तोड़नी होगी, क्योंकि देश में असंतोष मौजूद हो, जनता बुनियादी जरूरतों और नागरिक अधिकारों पर सवाल उठा रही हो तो सीमा पर मजबूत दुश्मन से लड़ना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका दुनिया में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इजराइल को कभी कमजोर नहीं पड़ने देगा और इस रीजन में यानी अरब रीजन में सबसे ज्यादा खतरा उसे एक मजबूत ईरान से। धार्मिक बंदिशों में जकड़ी असंतुष्ट जनता अमेरिका के लिए हमेशा एक मौके की तरह रहेगी। नए उदारवादी राष्ट्रपति मसूद पशकियान और सर्वोच्च इस्लामिक लीडर खमनेई के बीच का रास्ता निकाल पाए तो एक चमत्कार ही होगा जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। अस्थिर देश उसके लिए हमेशा मुफीद चारा रहे हैं। उसका इतिहास रहा है सुलगते विद्रोह को हवा दो, उनकी मदद करो, तख्ता पलट करो और अपनी कठपुतली सरकार बनाओ। और वो ये सब अरब प्रायद्वीप में पहले भी कर चुका है। जियोपॉलिटिक्स में जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, अक्सर अंदर खाने में कुछ और ही पक रहा होता है। पिछले ईरानी राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत आज भी संदिग्ध है। उससे पहले 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी सेना ने बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक ड्रोन हमला किया जिसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुद्स बल के ईरानी सेना के नेता कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। इसी तरह इजराइल ने दमिश्क में ईरान के दूतावास के बगल में स्थित एक इमारत पर भीषण हवाई हमला किया था और इसमें एक टॉप ईरानी कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हो गई थी। शह और मात का खेल अमेरिका और ईरान के बीच तब से चल रहा है जब से इस्लामिक क्रांति के बाद पश्चिम के पसंदीदा शाह रजा पहलवी को गद्दी उतारकर आयतुल्लाह खुमैनी ने सत्ता हासिल की थी। अमेरिका की नीति रही है या तो उसके सामने झुक जाओ या फिर खत्म हो जाओ। देखते हैं मसूद पशकियान जिनके साथ उदारवादी मुसलमान का टैग लगा है इस लड़ाई को कितना साथ पाते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करना है। ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।